गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइटियान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 1 जुलाई 2026 और 1 जुलाई 2026 से जो कि अपकमिंग एग्जाम है आपका उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे रिलेटेड हम टॉप 100 क्वेश्चंस ईवीएस के डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो 2011 से लेके 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनके साथ बने रहिए हमारे साथ। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे उस एग्जाम के लिए, तो बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आपके ऑप्शन है पैकेजिंग से है, ऑप्शन बी है गुणवत्ता से है, ऑप्शन सी उत्पादन से है और ऑप्शन डी संसाधन से है। इसका जो राइट आंसर है वो है गुणवत्ता से है। जो एग मार्क है, हॉलमार्क एग मार्क जो आते हैं, उसका जो संबंध डायरेक्टली होता है वो उसकी गुणवत्ता से होता है। एग मार्क कृषि उत्पादों पर लगाए जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है, तो उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, यानी उसकी प्योरिटी का प्रूफ देता है कि हाँ ये चीज 100% शुद्ध है, तो गुणवत्ता के लिए। पर्यावरण अध्ययन में गुणवत्ता मानक एक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। ये स्प्रिंट है, माफी चाहेंगे इसके लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किया जाता है, क्योंकि आर्सेनिक सबसे अधिक मात्रा में वहां पाई जाती है, जिससे जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। और आपको बता दूं कि आर्सेनिक युक्त अगर जल पीने से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। तो ये इंपोर्टेंट पूछा जाए कि इसके पीने से, इसका सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो ब्लैकफुट बीमारी हो जाती है। ये याद रखिएगा, ब्लैकफुट बीमारी इसका एक कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1975 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी 1972 में। इसका जो राइट आंसर है वो है वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है वो 1972 में पारित किया गया था, जो अवैध शिकारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में अधिनियम पारित किया। प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाए आपसे, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 का है, 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट पूछा जाए तो 1992 का है, ये भी याद रखिएगा आप, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कैंडवन, फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी है आशवन, ऑप्शन सी है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। इसका जो राइट आंसर है वो है कि दूध से जो दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे वैज्ञानिक भाषा में किंडवन बोला जाता है या फर्मिनेटेशन बोला जाता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की उपस्थिति में किंडवन प्रक्रिया द्वारा बनता है। जबकि दूध की शुद्धता को मापने के लिए पूछा जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और पूछा जाए कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जहां चीज एक बार कन्वर्ट हो जाए वो दोबारा अपनी उसी स्थिति में ना आए, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं तो प्रक्रिया दोबारा से अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम से। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यूएसएसआर या सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं भारत के मूल कर्तव्य। आपको बता दूं कि मौलिक संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 1976 में 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और ये मूल रूप से 11 थे। इनका आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में है,
तो 51A में इन्हें जोड़ा गया है। पूछा जाए यूएसए से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का अगर पूछा जाए कहाँ से लिए गए हैं, तो वो यूएसए से लिए गए हैं। पूछा जाए कि जर्मनी के वाइमर से क्या लिए गए हैं, तो आपात संबंधी उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से नागरिकता ली गई है, इसे भारत में एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्रुव तारा पोल स्टार किस दिशा के तारे को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, ऑप्शन बी पश्चिमी तारे को, ऑप्शन सी है आपका उत्तरी तारे को, मिसप्रिंट की वजह से नहीं है ये, और ऑप्शन डी है पूर्वी तारे को। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तरी तारे, यानी उत्तरी तारे को की वजह से ध्रुव तारा को जिस दिशा में कहा जाता है वो उत्तरी तारे है। आपको बता दूं प्राचीन काल में नाविक इसी तारे की मदद से दिशा ज्ञात करते थे, यानी कौन सी दिशा में कहाँ है। आपको बता दूंगा दिशा होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। याद रखिएगा ये साउथ, ये नॉर्थ, इन दिशाओं का पहले ज्ञात किसके द्वारा किया जाता था? इसी तारे की वजह से पहले प्राचीन काल में नाविक इस दिशाओं का ज्ञात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है 1973 में, ऑप्शन बी 1985 में, और ऑप्शन सी है 1972 में, और ऑप्शन डी है 1981 में। इसका राइट आंसर है वो है 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। बाघ संरक्षण के लिए, शेरों को बचाने के लिए, कैट्स टाइगर्स को बचाने के लिए इसको लेके आया गया था, क्योंकि इसकी संख्या लगातार घट रही थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। जबकि वन्य जीव सुरक्षा, अगर सुरक्षा अधिनियम पूछा जाए कि किसी भी शिकार यानी शिकार नहीं कर सकते उनको, उसे 1972 में लेके आया गया था। हाथी प्रोजेक्ट पूछा जाए आपसे कि हाथी प्रोजेक्ट कब लेके आए, तो वो आया था 1992 में। ये भी याद रखिएगा। पूछा जाए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो टाइगर दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर टाइगर पूछा जाए कि कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी उत्तराखंड है, क्योंकि फूलों की घाटी जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी अपनी विविध वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बता दूं कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है, फूलों की घाटी या फ्लावर्स ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स को। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल अस्थियों हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 305, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 175 और ऑप्शन डी है 270। इसका जो राइट आंसर है वो है कि एक जो वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ये आप याद रखिएगा। जबकि जन्म के समय एक शिशु में पूछा जाए कितनी होती है संख्या, तो वो शिशु में होती है 270। ये याद रखिएगा। तो जैसे ही शिशु वयस्क होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे जॉइंट्स लिगामेंट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे संख्या घट जाती है और वो 206 हो जाती है। विकास की प्रक्रिया में कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी सिडनी में है, ऑप्शन सी नागासाकी जापान, ऑप्शन डी है एम्स्टर्डम में। इसका जो राइट आंसर है वो है एम्स्टर्डम में है इसका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। और एम्स्टर्डम कहाँ पर है, तो नीदरलैंड की राजधानी है। यह संस्था पर्यावरण सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? इसके ऑप्शन है CO2 का ऑक्सीकरण, जल का अपचयन, ऑप्शन बी है जल का ऑक्सीकरण, NADP का अपचयन, ऑप्शन सी है CO2 का ऑक्सीकरण, NADPH2 का अपचयन, और ऑप्शन डी है जल का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन। इसका जो राइट आंसर है वो है
कि जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सूर्य के साथ, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें जल का ऑक्सीकरण किया जाता है और NADP का अपचयन किया जाता है। प्रकाश चरण में जल H2O होता है और जबकि ऑक्सीकरण होता है तो NADP का अपचयन हो जाता है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग से उत्पन्न होती है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपके ऑप्शन है मेंडल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। इसका जो राइट आंसर है वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो प्रसिद्ध करती है वो चार्ल्स डार्विन की है और इन्होंने ही विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस बुक में ही इसको दर्शाया गया, इसको बताया गया है। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी दिया है। रॉबर्ट हुक को अगर पूछा जाए तो मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसको याद करने का ट्रिक है कि जब भी किसी में हुक लग जाएगा तो वो मर जाएगा। तो मृत कोशिका का किसने? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। अरस्तु के गुरु का नाम पूछा जाए तो प्लेटो इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ग्लोब पर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है 33.5 डिग्री, ऑप्शन 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश। इसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ये भी याद रखें आप। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी को आपका कर्क रेखा बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। और जो 0 डिग्री होता है उसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो 3 इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी पूछा जाए तो कर्क रेखा होता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछा जाए वो मकर रेखा होता है और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है द हेग नीदरलैंड, जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका द हेग। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में। आपको बता दूं कि यूएनओ का जो गठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 24 अक्टूबर 1945 में बना, उसका ही एक अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बाकी इसकी टोटल 6 संस्थाएं हैं, 6 में से 5 संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है, जबकि एकमात्र संस्था है जिसका न्यायालय है वो द हेग में, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग में। और आपको बता दूं कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसमें 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 21 मई 1949 को, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947 को। इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय गान वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा और अब जो भारत का राष्ट्रगान है वो है जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। आपको बता दूं कि संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, ये भी याद रखेगा। और 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। पूछा जाए अंगीकृत कब किया गया, स्वीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर को किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है जोधपुर में, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी है उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर। प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला जो भारत के शहर में लगता है वो है अजमेर में। अजमेर में ही पुष्कर मेला वार्षिक आयोजन होता है और भगवान ब्रह्मा का, जो भगवान ब्रह्मा है उनका एकमात्र जो प्रसिद्ध मंदिर है वो यही है। तो भारत में एकमात्र अगर ब्रह्मा जी का मंदिर पूछा जाए वो कहाँ है? अजमेर के पुष्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक अबायोटिक घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है मृदा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी कवक। यानी वो पूछा जो अजैविक है, यानी अजैविक नहीं है, यानी किस किस में जीव है और किस में नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कवक। कवक एक ऐसा है जिसके अंदर अजैविक घटक है, बाकी मृदा है आपका, प्रोटीन है, फास्फोरस, ये एक जैविक घटक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिशेर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गुजरात। गिरी के गुजरात के वन काफी फेमस हैं एशियाई शेरों के लिए, और गिरिशेर परियोजना भी गुजरात राज्य से ही स्थित है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में भी बनाया गया है, ये भी याद रखें। ये भारत में शेरों का एकमात्र प्राकृतिक, अगर नेचुरल रेजिडेंस पूछा जाए लॉयंस का, तो वो कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में WWF का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ऑप्शन बी है वर्ड फॉर फंड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, WWF का होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका एक लोगो होता है, एक विशालकाय पांडा, इसका एक लोगो। अगर पूछा जाए कि WWF का लोगो क्या होता है, तो एक विशालकाय पांडा जीव है, वह इसका एक लोगो है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख ग्लेशियर, ऑप्शन बी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी है मिलाब ग्लेशियर और ऑप्शन डी है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका जो राइट आंसर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब इससे रिलेटेड ये गंगा के बारे में फैक्ट ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए कौन है? गंगा। कितनी इसकी लंबाई है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है गंगा की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि फैली हुई नदी कौन सी है विश्व की, तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछा था गंगा का उद्गम, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रदूषण को मापने से संबंधित मुख्य एजेंसी कौन सी है? आपके ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऑप्शन डी है सर्वे ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका यानी भारत में जो प्रदूषण हो रहा है उसे मेजरमेंट का जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है, जिसे CPPCB के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कब हुई, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में। इसका कार्य क्या है? तो भारत में प्रदूषण को मापने का कार्य करती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? इस माउंट कोटोपैक्सी भी बोला जाता है। आपके ऑप्शन है हवाई में, ऑप्शन बी सिसिली में, ऑप्शन सी है रॉकीज में और ऑप्शन डी है एंडीज पर्वतमाला में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एंडीज पर्वतमाला में कोटोपैक्सी नामक एक जागृत ज्वालामुखी है। आपको बता दूं कि कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका की एक एंडीज पर्वतमाला जो इक्वाडोर में है वो अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व के सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखियों में से एक है। तो पूछा है विश्व के सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखियों में से एक कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है, ये याद रखिएगा। मूल रूप से पूछा जाए कि कहाँ है, तो इक्वाडोर में, और उसमें पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आपके ऑप्शन है सिंधु नदी को, ऑप्शन बी गंगा को, ऑप्शन सी यमुना को और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत में
ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? और पूछा जाए कि अगर जैसे ये अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश करती है तो इसके ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को पूछा जाए तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी को पूछा जाए कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र में पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो मांसाहारी। जो घास भूमि क्षेत्र में पारतंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी होते हैं। वे प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारियों का शिकार करते हैं, यानी जो घास फूस खाते हैं उनका शिकार करते हैं मांसाहारी, इसलिए ये उच्च स्तर के उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर कौन सा है जो पृथ्वी के तल से सबसे नजदीक है, यानी सबसे नजदीक कौन सा है? इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल है, ऑप्शन बी समताप मंडल है, ऑप्शन सी आयन मंडल है, ऑप्शन डी मध्य मंडल है। इसका जो राइट आंसर है वो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नजदीकी स्तर पर है और सबसे नियरेस्ट है, और इससे इंग्लिश में पूछा जाए तो ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक परत है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। लेकिन पूछा जाए कि ओजोन परत कहां पर है तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए ओजोन परत किस मंडल में स्थित है तो समताप मंडल में स्थित है। रेडियो संबंधी जितनी भी संबंध जो होती हैं वो आयन मंडल में होती है, आयन मंडल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, यानी परमानेंट मेंबर पूछ रहा है कि परमानेंट मेंबर कितने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। आपके ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, तो ये याद रखिएगा। आपसे यहाँ पे स्थायी अस्थायी पूछा था तो स्थायी हो गए आपके 5 देश, अस्थायी पूछा जाए तो 10 होते हैं। पूछा जाए कौन से वो 5 हैं तो 5 हैं, उसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस, ये 5 सदस्य। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मीन्स ये है कि जो भी ये चाहें वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं विश्व के 193 देशों में। यूएनओ में कुल देश संख्या पूछा जाए कितनी है 193 है, और अंतिम देश पूछा जाए तो दक्षिणी सूडान इसका 193वां देश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल में और ऑप्शन डी है असम में। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य है पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। इसमें बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा इसमें पक्षी भी रहते हैं। और राजस्थान के अलवर जिले में, पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले में है सरिस्का तो ये अलवर जिले में है। इसे 1979 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, इससे पहले ये पक्षियों का एक हब था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक प्राकृतिक जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? आपके ऑप्शन है चीड़, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी ओक और ऑप्शन डी है देवदार। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक वृक्ष है जो प्राकृतिक जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, और इसका राइट आंसर है वो है नीम है। नीम का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कीटनाशक जैविक का उत्पादन करता है, हल्की फुल्की इन्फेक्शंस को खत्म करता है नीम, तो ये नीम बहुत ही इंपॉर्टेंट जैविक कीटनाशक का उत्पादक करता है। आपको बता दूं कि नीम का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो एजा डायरेक्टा इंडिका इसका नाम है, एजा डायरेक्टा इंडिका इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी है, ऑप्शन बी चंद्रमा है, ऑप्शन सी सूर्य है, ऑप्शन डी शुक्र है। यानी पूछा जाए कि पृथ्वी का जितना भी पूरा सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा आप कहां से प्राप्त करते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सूर्य, सन ही एक ऐसा है जो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा
बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है आपका। इस ऊर्जा से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है महोगनी, ऑप्शन बी है चंदन, ऑप्शन सी कैक्टस और ऑप्शन डी है फर। इसका जो राइट आंसर है वो है कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है, राजस्थान के थार जो मरुस्थल है वो भी का मरुस्थल, उनमें कैक्टस पाए। कैक्टस वो जो कांटेदार, इसकी पत्तियां वो कांटेदार हो जाती हैं और पानी की कमी से ये कांटों में बदल जाती हैं और जो वाष्पोषण कम कर पाती हैं, इसकी वजह से वहां पर ये हो जाता है। तो याद रखिए कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपके ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी है शुक्र। आपको बता दूं कि टाइटन जो उपग्रह है वो शनि का और ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाए कि सबसे बड़ा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। किसका है? शनि का है। सौरमंडल में केवल शनि और बृहस्पति के पास अत्यधिक उपग्रह हैं। जो सोलर सैटेलाइट्स हैं वो सबसे ज्यादा शनि और किसके पास है? बृहस्पति के पास, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी है आलू और ऑप्शन डी है कपास। इसका जो राइट आंसर है वो है जेट्रोफा। यानी जेट्रोफा का जो पौधा होता है वो बायोडीजल या रत्न ज्योति पौधे के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये है U4BAC कुल का पौधा है। U4BAC कुल अगर पूछा जाए किस कुल का है तो U4BAC कुल का पौधा है जेट्रोफा, जो बायोडीजल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1996 यानी 1996 में, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1986। इसका जो राइट आंसर है वो 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? तो 1986 में आया। आपको बता दूं कि 1986 में क्यों आया, इसका एक रीजन था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, पूछा जाए कौन सा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, इसमें सैकड़ों मजदूर मारे गए। इसको ध्यान में रखते हुए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उसके 2 साल बाद लेके आया गया कि ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर ना हो, इसके लिए कदम उठाया गया। 1992 आपको बता दूं कि हाथी जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हाथी आया वो 1992 में आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि। इसका जब हीट बढ़ेगी तो हीट किसके कारण बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण ये सब हो रहा है। जैसे CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, ऑप्शन बी सवाना बायोम में, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में और ऑप्शन डी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में। इसका जो राइट आंसर है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। जो सदाबहार वन है जहाँ हमेशा वो ग्रीन रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में देखा है, सुंदरबन में देखा जाता है कि वो सदाबहार वन है, तो वहां पर ये पाया जाता, सर्वाधिक जैव विविधता वहां पर पाई जाती है। आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वनों में साल भर प्रचुर मात्रा में होती है, अनुकूल तापमान रहता है, जिसके कारण जैव विविधता वहां पर अधिक रहती है। विश्व में अगर पूछा जाए तो अमेजन वर्षा वन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में सुंदरबन है, लेकिन विश्व में पूछा जाए तो अमेजन वर्षा वन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के द्वारा हुआ है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी लावा से हुआ है,
ये याद रखिएगा। इसका अन्य नाम रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा कहते हैं, कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अन्य नाम से पूछा जा सकता है क्योंकि कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा होती है, इसलिए इसे ये कहा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर और खादर ये दो टाइप होते हैं जलोढ़ मृदा के, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? आपके ऑप्शन है मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। इसका जो राइट आंसर है वो समताप मंडल। मैंने बताया था आपको कि समताप मंडल में ही आपका क्या है, ओजोन परत है, और ओजोन परत हल्का सा डैमेज हो गया जिसकी वजह से सूर्य की जो किरणें, यूवी किरणें आती हैं, उसके डैमेज से बाकी रोकता समताप मंडल है सूर्य की किरणों को। और ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो O3 होता है, ये भी याद रखिएगा। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान गैप, जिसका फुल फॉर्म है गंगा एक्शन प्लान, को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है जल का वेग बढ़ाना, ऑप्शन जल का तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन जल की प्रचुरता बढ़ाना और ऑप्शन डी है जल की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका जो राइट आंसर है वो है जल की जो गुणवत्ता में सुधार करना ही गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है। गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए और जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया। और पूछा जाए कब लेके आया गया, तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई है, ये भी याद रखिएगा। 1985 में गंगा एक्शन प्लान लेके आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है भोपाल। इसका जो राइट आंसर है वो भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर या सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और उसकी कई कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल जो लेक्स हैं, जैसे भोजताल के कारण झीलों का शहर कहा जाता है। भारत में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। मुख्य रूप से पूछा जाए कि भारत में झीलों का शहर कौन सा है, तो वो उदयपुर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि संपत्ति क्या होती है? इंपोर्टेंट है, छात्रों का विश्वास, उसका वेतन, उसकी सेवा, उसका गर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों का बिलीविंग सिस्टम ऑफ स्टूडेंट ही एक अच्छे शिक्षक का सबसे बहुमूल्य निधि या संपत्ति होती है और यह शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अति आवश्यक होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने के बाद भी गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या बन जाता है? आपके ऑप्शन, एक सिद्धांत, एक कानून, मूल संकल्पना, एक खोज। इसका जो राइट आंसर है वो एक सिद्धांत। जब किसी परिकल्पना को आप बार बार कर रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट, और वो गलत नहीं पाया जाता है तो वो एक सिद्धांत बन जाता है, एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। जब कोई परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है वैज्ञानिक परीक्षणों की कसौटी पर बार बार सही उतरती है तो ये सिद्धांत एक थ्योरी बन जाता है। सिद्धांत हमेशा तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगर पूछा जाए सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, तो तथ्यों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन, व्याख्यान एवं श्रुतोलेख, ऑप्शन बी है विचार गोष्ठी एवं श्रुतोलेख, ऑप्शन सी है श्रुतोलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन डी विचार गोष्ठी और कार्य योजना। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो पर्यावरण शिक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि वो है कि किसी पर आप विचार करो, डिस्कशन करो, फिर उससे रिलेटेड उसकी कार्य योजना को बनाओ। ये सबसे हेल्दी शिक्षण विधि है। यह एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन जिसे CH4 बोला जाता है, ये CO2 बोला जाता है, हीलियम को Hg बोला जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है हीलियम। हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि लाफिंग गैस पूछा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस होता है, हंसी वाली जो होती है। CO2, मीथेन और जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये याद रखिएगा तीनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है जूल,
ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी है नैनो इकाई। इसका जो राइट आंसर है वो है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य वाची की ध्वनि लगभग 60 डेसिबल होती है और 20, आपको बता दूं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि है वो सुनने योग्य होती है। ये भी आप याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से, और 20 हर्ट्ज अनसुनने के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है सुवर्ण रेखा और ऑप्शन डी है सिंधु। इसका जो राइट आंसर है वो है सुवर्ण रेखा। जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये याद रखें आप। जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है। पूछा जाए कि नर्मदा किस नदी में? अरब सागर में गिरती है। ताप्ती अरब सागर में, सिंधु अरब सागर। सुवर्ण रेखा कहाँ गिरती है? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानिक ग्लेशियर द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है वी आकार की घाटी का, ऑप्शन बी लेपीज, ऑप्शन यू आकार की घाटी और ऑप्शन डी है जलप्रपात। इसका जो राइट आंसर है वो है यू आकार की जो घाटी है, स्थलाकृति का निर्माण हिमानी ग्लेशियर के कारण होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। पूछा जाए कि वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा, यू आकार की घाटी का निर्माण स्थलाकृति निर्माणी हिमानी ग्लेशियर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 6 पर्यावरण विज्ञान का कार्य समय पर प्रस्तुत नहीं करता है। एक शिक्षक के रूप में सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या होगा? आपके ऑप्शन, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ऑप्शन डी है खेल की कक्षा में प्रतिबंध लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी जो अनस्टेबिलिटी है, अनियमितता है, उसके कारण को पहले जानना है आपको, फिर उसके बाद उसे सही मार्गदर्शन देना ही एक अच्छा शिक्षक के उपयुक्त सुधारात्मक उपाय यही होगा। दंड देना, डराना, ये शिक्षण सिद्धांतों के अब खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर तकनीकी किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन जल प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी है मृदा प्रदूषण। इसका जो राइट आंसर है वो है ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर तकनीकी है वो ध्वनि प्रदूषण से है। तभी आप सड़क के किनारे हमेशा आपको पेड़ों की पत्तियां लगाना आदि वाहनों के शोर जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा सके, इसलिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। उसे ग्रीन मफलर इसीलिए कहा जाता है कि सड़कों को आप पेड़ों से ग्रीन कर दे रहे हो, उसे ग्रीन मफलर की तरह ढक दे रहे हो, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। पेड़ ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने में मदद करते हैं, ये इसका फैक्ट्स रीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है? आपके ऑप्शन है अरब सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है काला सागर। इसका जो राइट आंसर है वो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करता है। आपको बता दूं कि उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका के बीच स्थित है भूमध्य सागर, और दोनों को अलग करता है। एक और इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि यह जिब्राल्टर जो जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ता भी है, ये भी याद रखिएगा। तो कौन सी संधि के द्वारा? जिब्राल्टर संधि के द्वारा। किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 30 मार्च को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 7 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और पूछा जाए कि जो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए, इसके बाद इसे ओजोन दिवस को मनाना सेलिब्रेट किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु किस स्तर पर होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, अपघटनकर्ता, द्वितीय उत्पादक उपभोक्ता या फिर वो जब प्राथमिक उपभोक्ता।
इसका जो राइट आंसर है वो है ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जितने भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं वो घास खाते हैं, शाकाहारी चीजें खाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पौधे हमेशा प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी रासायनिक चक्र और ऑप्शन डी है भूगर्भीय चक्र। इसका जो राइट आंसर है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हो चुका, रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन सबसे कम न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंपैरिजन टू डीजल, कोयला, पेट्रोल के अनुसार न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है और इसे भविष्य का ईंधन भी या फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा गिगैंट पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है ब्राजील में। इसका जो राइट आंसर है वो चीन। दैत्याकार जो पांड्या है वो कहाँ? चीन में पाया जाता है। तो बांस के जंगलों में पाए जाने वाला एक संकटग्रस्त जीव है। यह WWF का प्रतीक चिन्ह भी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है मीथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट का गैस रिसाव हुआ था विषैली गैस का 1984 में भोपाल गैस। इसी के बाद 1986 में बनाया गया था, एक गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां क्रिसमस का त्योहार गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। बाकी क्रिसमस मुख्य रूप से 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जब दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तब वहाँ गर्मी होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जंतु का संरक्षण करता है? आपके ऑप्शन है हाथी का, ऑप्शन बी गैंडा का, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी सांप का। इसका जो राइट आंसर है वो शेर। तो गुजरात का गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो शेर जंतु का संरक्षण करता है। यह पूरे एशिया में शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड की निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा लिमिटेशंस हैं? आपके ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन बी सूक्ष्मता से प्रेक्षण न करने पर परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, ऑप्शन सी है आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी और एवं, यानी जितना भी दे रखा है। प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन विधि में क्या क्या कर सकते हैं आप? विधि का मितव्ययी नहीं कर सकते, यानी उसे ऐसे ही हटा नहीं सकते हैं। सूक्ष्मता से प्रेक्षण न करने पर परिणाम विश्वसनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप किसी चीज का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उसके परिणाम आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। ये सब इससे रिलेटेड सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? इसके ऑप्शन से किसी स्थान का अजैविक घटक, ऑप्शन बी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र ही इकोसिस्टम है, ये ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन डी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जहां जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र हो वही इकोसिस्टम कहलाएगा। आपको बता दो कि एजी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टेंसले ने। कब दिया?
1935 में दिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाले जो बाइप्लेजिज्म कहा जाता है उन्हें का सबसे बड़ा लाभ क्या रहा है? आपके ऑप्शन शरीर का भाव कम होना, ऑप्शन बी है अधिक तेज चाल, ऑप्शन सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, और ऑप्शन डी है शरीर के अच्छे प्रकार का आधार होना। इसका जो राइट आंसर है वो है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये मानव विकास में दो पैरों के लिए अत्यंत लाभदायक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बैरोग्राफ, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है फिजियोग्राफ, और ऑप्शन डी है कार्डियोग्राफ। इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापता है, जबकि कार्डियोग्राफ पूछा जाए तो हृदय की जो गति है उसे मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति है, ऑप्शन बी मंगल है, ऑप्शन सी शुक्र है, और ऑप्शन डी बुध है। इसका जो राइट आंसर है वो है बुध। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है। मंगल ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह भी कहा जाता है इसे। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को, सुबह का तारा शाम का तारा ये भी इसे शुक्र को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। पूछा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह पूछा जाएगा तो वो शुक्र ग्रह हो जाएगा, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाएगा तो वो बुध ग्रह है। ये अपने आप में विरोधाभास है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, और ऑप्शन डी है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यह बाल केंद्रित विधि है, बच्चों से रिलेटेड है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में, बिल्कुल जब निरीक्षण करते हैं तो ऐसे प्रकार प्रशासक के रूप में ही कार्य करते हैं। शिक्षक का प्रशासक होना आधुनिक शिक्षा शास्त्र के विपरीत है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का गुण क्या है? इसमें ऑप्शन है चयनात्मक विधि है, ऑप्शन सृजनात्मक विधि है, ऑप्शन सी है लक्ष्य केंद्रित विधि है, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। यानी आप पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि कैसे कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी? तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम का चयन करेंगे, चयन करने के बाद उस पर सृजन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, फिर लक्ष्य केंद्रित विधि के साथ जाएंगे, और इन सभी के साथ आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी हेमवती नंदन बहुगुणा। इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाती थीं, ये भी याद रखिएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में शर्करा नियंत्रित करने वाले हार्मोन इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? आपके ऑप्शन है विटामिन है, क्या वो फैट्स वसा है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो प्रोटीन है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन। शरीर में शर्करा जो नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं, इंसुलिन की प्रयोग रासायनिक प्रकृति है वो कैसी है? वो एक प्रोटीन है। इसकी कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदायों में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन सर्वाहारी को, ऑप्शन मांसाहारी को, ऑप्शन सी है शाकाहारी को, ऑप्शन डी है डेप्टिक्टोवोर को। इसका जो राइट आंसर है वो शाकाहारी को जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कि हिरण है, खरगोश आदि इसके उदाहरण हैं जो केवल शाकाहारी चीजें खाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुखार ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? आपके ऑप्शन है वी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन ब्रूफेन, ऑप्शन ले52, ऑप्शन डी है पैरासीटामोल। तो जब भी बुखार ज्वर होगा तो उसमें आप यूज करेंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का उपयोग मुख्य रूप से शरीर का तापमान कम करने, बुखार में और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह एक एंटीपायरेटिक दवा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी है पैरामीशियम। इसका जो राइट आंसर है वो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही निर्माण अगर हो रहा है तो वो लैक्टोबैसिलस एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ये जीवाणु हमारे पाचन तंत्र के लिए भी ये फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके ऑप्शन जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी है पेंटिन एवं मास्ट ने। इसका जो राइट आंसर है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव जो रुधिर है उसके वर्ग की खोज की थी। इसके 4 वर्ग हैं, ए बी ओ और ओ नेगेटिव। आप ए बी सर्वग्राही होता है, ए बी सबका यानी सर्वग्राही से मतलब ये कि सारे रक्त को ग्रहण कर सकता है, और ओ सर्वदाता होता है। ये 2 इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद रखिएगा। ए बी सर्वग्राही, ओ सर्व यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए तो ओ होता है, वो ओ में भी ओ नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। और यूनिवर्सल जो एक्सेप्ट कर सकता है वो ए बी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज आलू और अदरक पौधे का कौन सा भाग है? आपका ऑप्शन है क्या ये जड़ है, क्या तना है, क्या सल्क पत्र है, क्या अपस्थानिक जड़ है? इसका जो राइट आंसर है वो है तना। प्याज आलू और अदरक पौधे का कौन सा भाग है? तो ये एक तना है। आलू एक कंद ट्यूबर का भी उदाहरण है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय सूक्ष्म जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है? आपका ऑप्शन है विषाणु है, ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा है, ऑप्शन बी है पैरामीशियम है, ऑप्शन डी हाइड्रा है। इसका जो राइट आंसर है वो पैरामीशियम है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, याद रखिएगा। जबकि अमीबा पूछा जाए तो अमीबा भी एक प्रसिद्ध एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद कपड़े धोने वाले साबुन का प्राकृतिक विस्थापन या विकल्प है? आपका ऑप्शन है तेंदू, ऑप्शन ये रुद्राक्ष, ऑप्शन सी रीठा या फिर ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो रीठा। रीठा एक ऐसा पादप है जो कपड़े धोने वाले साबुन में प्राकृतिक रूप से उपयोग होता है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। यह बालों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल किस ईंधन को सर्वाधिक पर्यावरण स्नेही इको फ्रेंडली माना जाता है? आपके ऑप्शन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी और या फिर पेट्रोल, ऑप्शन बी है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी या ऑप्शन डी है डीजल। इसका जो राइट आंसर है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मोस्ट ऑफ टाइम फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोबारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यही सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली गैस भी है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, जबकि सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी है खेत खलिहानों का कचरा, ऑप्शन डी है लकड़ी या कोयला से जलने वाला धुआं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लकड़ी या कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको पूछा जाए कि छिलके और कचरा ठोस अपशिष्ट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे प्राकृतिक रूप से दूर दूर तक प्रसारित होते हैं? आपका ऑप्शन फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन ए कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे, ऑप्शन सी है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे और ऑप्शन डी है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। इसका जो राइट आंसर है वो है फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे होते हैं
वो प्राकृतिक रूप से दूर दूर तक प्रसारित हो जाते हैं। इससे पौधों की प्रजातियों का दूर तक विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित या नुकसान पहुंचाए तो यह संबंध क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है मृतापोजीवी, ऑप्शन बी है सहजीवी, ऑप्शन सहभोगी और ऑप्शन डी है परजीवी। इसका जो राइट आंसर है वो सहभोगी होता है। जब एक का जीवन सही जा रहा है और दूसरा उसमें सहभागी रूप से प्रभावित या नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उसे कहते हैं सहभोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या है? आपके ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक अपघटक है, अंतिम अपघटक है या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। इसका जो राइट आंसर वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, क्योंकि मोर है वो कीड़े को भी खा लेता है तो इसलिए ये सबसे खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर आएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि मोर इस श्रृंखला का सर्वोच्च शिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है मेम्टोफोर्स? आपका ऑप्शन है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी चूना पत्थर और ऑप्शन डी है संगमरमर। इसका जो राइट आंसर है वो संगमरमर। कायांतरित जिसकी काया बदल जाती है, जो परिवर्तन हो जाता है उसे संगमरमर कहा जाता है। ताजमहल संगमरमर से ही बना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड है। इसे नमक बोला जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में इसकी मात्रा लगभग 77% होती है इसकी कुल लवणता में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा की जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखिएगा। भारत का प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाए कौन है तो वो राष्ट्रपति होता है। मुख्य न्यायाधीश जो अभी उनकी संख्या 38 हो गई है, ये भी याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी का, ऑप्शन बलुई मिट्टी का, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी का और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी का। इसका जो राइट आंसर है वो जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। जलोढ़ भी दो तरह की होती है, खादर और बांगर, ये याद रखिएगा। ये 40 से 43% पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मृदा को रेगोर मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। वो कपास की खेती के लिए सबसे फ्रेंडली मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग नामक भयंकर बीमारी किसके कारण फैलती है? आपका ऑप्शन विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है और ऑप्शन डी जीवाणु जनित बीमारी है। आपको बता दूं कि जीवाणु जनित बीमारी है चूहे के कारण, चूहों के काटने से प्लेग बीमारी फैलती है, ये भी याद रखिएगा। चूहों से बच के रहना है। प्लेग पास्चुरोला पेस्टिस नामक जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है जो चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं द्वारा फैलता है। प्राचीन काल में से काली मौत ब्लैक डेथ कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न आ चुका है आपसे पहले कि ब्लैक डेथ काली मौत किसे कहा जाता है, तो प्लेग को कहा जाता है। प्लेग किसके कारण फैलता है? चूहों के कारण फैलता है, तो जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का रंग हरा किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन और ऑप्शन डी है एंथोसाइनेट। इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरोफिल। पौधों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण। कैरोटीन गाजर का रंग लाल होता है, लाइकोपिन सेब का रंग लाल होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है वनों को जलाना, ऑप्शन बी है कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है एरोसोल कैन का उपयोग और ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है
ये सभी यानी वनों को जलाना भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। कृषि क्रियाकलाप कर रहे हैं आप, पेड़ों को काट रहे हैं, वो भी मानव गतिविधियों के आधार पर है। और एरोसोल कैन का उपयोग करना भी जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियां हैं। इससे इनसे ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि होती है अगर आप ये सब कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है U4VAC कुल की वह कौन सी फसल है जो बायोडीजल के लिए जानी जाती है? आपका ऑप्शन है मक्का, ऑप्शन जेट्रोफा, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है गन्ना। इसका राइट आंसर है वो है जेट्रोफा। जेट्रोफा U4VAC कुल की एक फसल है। ये अपना जेट्रोफा के बीजों में 25 से 30% तेल होता है जिसे प्रसंस्कृत करके बायोडीजल बनाया जाता है। यह बंजर भूमि पर भी उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली कौन सी नदी जड़ी बूटी है? कौन सी वो माफी चाहूंगा जड़ी बूटी है जिसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टम है? आपके ऑप्शन है धनिया है, ऑप्शन रोजमेरी है, ऑप्शन अजवाइन के फूल हैं, ऑप्शन डी है तुलसी है। इसका जो राइट आंसर है वो है तुलसी। ओसीमम सेक्टम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। तो जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है इसे, और यह भारत में औषधि एवं धार्मिक दोनों रूपों में काफी प्रसिद्ध है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानों के पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ताजा जल, आशुद्ध जल, पीने योग्य पानी या पोर्टेबल वाटर और नल का पानी। इसका राइट आंसर है वो पीने योग्य पानी। जो पोर्टेबल वाटर है उसे इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित जल माना गया है। आशुद्ध जल पूछा जाए जो डिस्टिल्ड वाटर है पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि उसमें खनिज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन भारत के किस क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक थे? आपके ऑप्शन है कृषि वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी पक्षी वैज्ञानिक और ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक। इसका जो राइट आंसर है वो कृषि वैज्ञानिक थे। आपको बता दूं कि 1966 में वो हरित क्रांति को लेके आए। तो 1966-67 में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए भारत में कौन है, वो MS स्वामीनाथन थे। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने भारत में गेहूं की उपज वाली किस्मों की शुरुआत की। विश्व स्तर पर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व स्तर पर है नॉर्मन बोरलॉग। ये भी याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर है। भारत में है हरित क्रांति के जनक वो है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया VII भारत में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत के देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। यह संस्थान वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन का प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे वायुमंडल से मुख्य रूप से किसे सोख लेते हैं? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन को, ऑप्शन बी नाइट्रोजन को, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑप्शन डी है हीलियम को। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं तो वह ऑक्सीजन को ग्रहण CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो ग्रहण कर ले सोख लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे प्रदूषण कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादकों कचरा मरे हुए जीव को खाने वाले जीवों को पर्यावरण की भाषा में क्या कहा जाता है? आपका रसायन वक्षी, मांस वक्षी, मृत वक्षी या शाक वक्षी। इसका जो राइट आंसर है वो है मृतक वक्षी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर से तप्त भोजल हॉट ग्राउंड वाटर से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो है भूतापीय ऊर्जा। जब आप पृथ्वी के तप्त भोजल से यानी हॉट ग्राउंड वाटर से निकालते हैं तो वो ऊर्जा है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोला घास स्थल भारत के मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है विंध्याचल में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी हिमालय में, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट में।
इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी घाट। 16 आकाश स्थल जो भारत में है वो पश्चिमी घाट केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां बहुतायत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किस विषैले तत्व के संक्रमित मछली खाने के कारण होता है? आपका ऑप्शन है कैडमियम, ऑप्शन बी पारा या मरकरी, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है शीशा। इसका जो राइट आंसर है वो है मिनी माता जो रोग होता है वो पारा मरकरी के विषैले तत्व के संक्रमित से हो जाता है। आपको बता दूं कि औद्योगिक कचरे से निकले पारे, जिसे मरकरी भी कहते हैं, कि जल में मिलने और उस जल की मछली खाने से जापान में यह तंत्रिका संबंधी बीमारी फैली थी। मिनी माता जापान का एक तटीय शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास या नुकसान किस क्षेत्र के ऊपर देखा गया है? आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी समताप मंडल या ओजोन परत भी कह सकते हैं उसे, ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी ध्रुव पर। जो पृथ्वी की ओजोन परत का सबसे अधिक जो नुकसान है, ह्रास हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है? दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? आपके ऑप्शन है M पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी हीरालाल जी कानिया, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन और ऑप्शन डी है SR दास। इसका जो राइट आंसर है वो है हीरालाल जी कानिया, जिन्हें HJ कानिया के नाम से भी जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और बता दूं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। इनका कार्यकाल 1950 से 51 तक था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? आपके ऑप्शन वायु प्रदूषण से, ऑप्शन भूगर्भ जल स्तर घटने से, ऑप्शन नदियों के प्रदूषण से, ऑप्शन विलुप्ति के कगार पर खड़े बड़े जीवों से। इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि जो विलुप्ति के कगार पर, जो बिल्कुल एंड के कगार पर खड़े जीव हैं, उनसे रिलेटेड जो संबंध है उसका वो रेड डेटा बुक से है। आपको बता दूं IUCN अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक संकटग्रस्त और विलुप्त रहे जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। और पूछा जाए कि IUCN अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आपके ऑप्शन है भाग 7 में, ऑप्शन भाग 9 में, ऑप्शन सी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग 3 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दूं कि इन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया और संविधान में 9वें भाग में जोड़ा गया पंचायती राज को। इसमें कुल विषय 29 हैं। अनुच्छेद 40 को गांधी जी ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड उसके बात की। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को भी करवा देते हैं। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है शहरी स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से या राष्ट्रपति की शक्तियों से। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से है 74वें संविधान संशोधन का संबंध। इसके तहत भारत में जो संविधान के भाग 9A और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो अगर इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, वहाँ पर जाकर इसका PDF कर सकते हैं और अपनी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अपकमिंग एग्जाम टेट के एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बने रहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।